हेलो पीपल, हाउ यू ऑल। तो हमने बुद्धिज़्म कर लिया, हिंदुज़्म कर लिया, जैनिज़्म कर लिया। आज हमारा आई थिंक ये लास्ट टॉपिक बचता है सूफिज़्म, ईस्टर्न साइकोलॉजी का। तो लेट अस कवर सूफिज़्म टुडे। सो सूफिज़्म की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली सूफिज़्म भी हमारा ईस्टर्न साइकोलॉजी का ही पार्ट है, ठीक है। और इस्लाम, सूफिज़्म दोनों में बहुत ही आपके उर्दू अरबिक वर्ड्स जो हैं वो काम में लिए गए हैं। सूफिज़्म भी देखा जाए तो ये मानते हैं कि देयर इज़ ओनली वन गॉड, ठीक है। इनका ये मानना है कि केवल एक ही भगवान है, अलग अलग भगवान नहीं है। देर आर नॉट मल्टीपल गॉड्स। इनका एक ये बिलीफ है कि देयर इज़ ओनली वन गॉड। इसके लिए इनका कोई फ्रेज़ भी था, ला इलाहा अल्लाह ऐसा कुछ था। मैंने आपको क्रैश कोर्स के टाइम पे वो बताया था। बाकी ये हैं डुअलिस्ट। इनका ये मानना है कि शरीर जो है वो अलग है और जो हमारा सोल है वो अलग है। सोल को ये कहते हैं आत्मा या रूह। तो रूह जो है वो अलग है, वो इटर्नल है, कभी ख़त्म नहीं होगा। और शरीर जो है, बॉडी जो है, वो ख़त्म हो जाएगा, वो इम्पर्मानेंट है, वो टेम्पररी है। तो डुअलिस्ट है ये, इनका दोनों में बिलीफ है। और सिंस रूह है, सोल है, तो मतलब कि मेटाफिजिकल एनर्जी में भी इनका बिलीफ है। मेटाफिजिकल एनर्जी को ये मानते हैं कि यस देयर इज मेटाफिजिकल एनर्जी। ओके फाइन। अब इसमें कुछ ऐसे अरबिक वर्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। उर्दू वर्ड्स, अरबिक वर्ड्स, आई डोंट नो कौन से हैं, बट ये वर्ड्स आपको पता होने चाहिए इन केस कभी पूछ ले तो। बाकी जहाँ तक मेरी नॉलेज है अभी तक तो कभी नहीं पूछा, बट स्टिल वी शुड कवर दैम। तो आपके कुछ कुछ वर्ड्स हैं बहुत कॉमन से, कुछ तो आप जानते होंगे, जैसे अक्ल। अक्ल होती है, अक्ल क्या होता है? बोलते हैं ना तुम में अक्ल नहीं है क्या, मतलब वो इंटेलिजेंस होता है। रूह मैंने आपको भी बताया, रूह आपका सोल होता है, स्पिरिट, आत्मा। इसके अलावा आपका एक वर्ड है कल्ब। कल्ब क्या होता है? कल्ब होता है आपके इमोशंस, आपके दिल में जो आपके इमोशंस हैं, हार्ट में, वो। इसके अलावा आपका सलाह, ये आपका प्रेयर होता है, आप जो प्रेयर करते हो, ठीक है। सदका या जकद, जकत या सदका, ये आपका चैरिटी होता है। सियम, ये फास्टिंग, व्रत जो रखते हैं वो। नफ्स, नफ्स इम्पॉर्टेंट वर्ड है, इस पे हम अभी डिटेल में बात करेंगे। ये हमारा सेल्फ या फिर ईगो होता है। देन आपका जसद, जसद आपकी बॉडी है। बॉडी को इन्होंने कहा कि हमारी बॉडी एक केज है, एक पिंजरा है जिसके अंदर हमारी रूह कैद है। जसद इज़ आवर बॉडी, जिसके अंदर हमारी रूह कैद है। और हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है उस रूह को उस शरीर से आज़ाद कराना। देन आपका एक और वर्ड है शहादा। इसका मतलब होता है आपको फेथ है भगवान में, फेथ इन गॉड, आप बिलीव करते हो उनमें। कुछ कुछ वर्ड्स हैं, लिख लेना, पढ़ लेना, इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इतने से भी अगर याद रख लो तो ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे इन्होंने भी, जैसे हमने वो पढ़ा था ना अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, वैसे कोशास जो पढ़े थे हमने, वैसे इन्होंने भी कुछ लेयर्स दिए हैं। इन्होंने कुछ लेयर्स यहाँ पे बताई है। लेट अस टॉक अबाउट दोज लेयर्स। इन्हें कहते हैं लेयर्स ऑफ सूफिज्म। सबसे बाहर जो लेयर होती है, सबसे बाहर वाली को आप इंग्लिश में क्या कहते हो? एग्जोटेरिक। एग्जोटेरिक लेयर जो है इसे शारिया बोलते हैं, शारिया। तो जब आपको स्पिरिचुअल बनना है, अकॉर्डिंग टू सूफिज्म, इफ़ यू वांट टू बिकम अ सूफी सेंट, अगर आपको सूफी सेंट बनना है तो सबसे पहला लेयर होता है शारिया। इसमें आप क्या करते हो? जो नॉर्मल प्रिंसिपल्स या प्रैक्टिसेस जो आपको करनी होती है डे टू डे लाइफ में, जैसे शायद नमाज रीड करना या और भी जो चीज़ें होती होंगी, वो आप करते हो। सबसे आउटर मोस्ट थिंग है ये। जब आप ये कर लेते हो तो आप नेक्स्ट लेयर पे आते हो। नेक्स्ट लेयर थोड़ा अंदर गई तो एक्सो थी पहले वाली, तो ये हो जाएगी एसो, ई एसओ, एसोटेरिक। इसको बोलेंगे हम तरीका, तरीका।
ये क्या कहता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको एक्चुअल में सूफ़ी सेंट बनना है तो आपको उसके लिए किसी गाइड की ज़रूरत पड़ेगी, किसी मेंटोर की ज़रूरत पड़ेगी, आपको एक शेख की ज़रूरत पड़ेगी। तो सूफ़ी सेंट्स जो होते हैं इनको एक शेख को अपना गुरु बनाना होता है, उस गुरु के माध्यम से, उनकी गाइडेंस के माध्यम से ही वो आगे बढ़ पाते हैं। ठीक है, आपको अगर पीएचडी करनी है तो आपको एक गाइड अपना लेना होगा। तो वैसे ही आपको अगर सूफ़ी सेंट बनना है तो देयर शुड बी वन गाइड टू यू हु इज़ गोइंग टू tell you everything, how to do, when to do, and so he is going to give you the correct guidance. इसके बाद आप अगली लाइन पे आते हो, अगली लेयर पे आते हो, दैट इज योर हकीकत। इसका क्या मतलब है, ये आपका ट्रुथ कॉन्शियसनेस की बात कर रहा है। अब आपको सच्चाई के रास्ते पे चलना होगा, आपका हायर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस है, आप सच बोल रहे हो केवल, तो वो आपका, आप अंदर आ चुके हो अब। और लास्ट जो है आपका, दैट इज द इनर मोस्ट वन, मारिफा। मारिफा ये आपका इनर मोस्ट है, इसे ग्नोसिस भी बोलते हैं, GNOSIS। ठीक है, ये है डायरेक्ट नॉलेज या लव ऑफ द डिवाइन, यानी कि यहाँ पे आके आप सूफी सेंट बन गए। तो केवल सिक्वेंस में इनके नाम याद रख लें। और एक्सोटेरिक में क्या होगा, आप अभी नॉर्मल डे टू डे लाइफस्टाइल करने लगे हो। ऐसो में क्या हुआ, आपने एक शेख को अपना गुरु बना लिया। हकीकत में आप ट्रुथ के रास्ते पे चल रहे हो। और मारिफा ग्नोसिस जो है ये आपका, अब आप टच में आ गए हो, अब आप सूफी सेंट बन गए हो। ये इन्होंने बोला है, 4 लेयर्स हैं। तो इनको शॉर्ट नोट्स में आप क्रिएट कर लें, जैसे मैंने आपको बताया, एक एक टर्म में आप इनको लिख लें। आगे बढ़ते हैं, पाथ्स सूफिज्म के। पाथ्स इन सूफिज्म क्या बताता है, ये बताता है कि आपको सूफी सेंट बनना है तो कौन से पाथ पे चलना पड़ेगा। तो आई थिंक देर आर 7 स्टेप्स आर देयर। ये 7 स्टेजेस आपको याद रखनी है, और इन पे क्वेश्चन बहुत बार आया है। इन्हें मकाम बोलते हैं, इन पाथ्स को क्या बोलते हैं, मकाम। तो मकाम ऑफ, हर चीज़ का मकाम होगा। तो सबसे पहला जो मकाम है वो है तौबा का, मकाम ऑफ तौबा। इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे रिपेंटेंस। दोनों वर्ड्स याद रखें, इंग्लिश भी और हिंदी भी। रिपेंटेंस, इसमें क्या होता है, देखिए, आज मैं एक आम इंसान हूँ। आज अगर मैं डिसाइड करूँ कि भाई मुझे सूफी सेंट बनना है, तो सबसे पहला स्टेप होगा रिपेंट करना। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमें ना अपने जो वो हैं, जो भी हमने गलतियाँ की, जो भी मुझे गॉड से दूर लेकर के जा रहे थे, जैसे पैसा पैसा मुझे गॉड से दूर लेके जा रहा था, प्लेजर सॉरी, कोई भी चीज़ जो मुझे गॉड से दूर लेकर के जा रही थी, उन चीज़ों को मुझे फॉरगेट करना पड़ेगा, मुझे हर चीज़ को भुलाना पड़ेगा, मेरी गलतियों को, मेरे सिंस को, मेरे पापों को, इसके अलावा जो भी चीज़ मुझे मेरे गॉड से दूर लेकर के जा रही थी, उन सबको मुझे फॉरगेट करना होगा। ठीक है, उन सबको मुझे भूलना होगा, जो भी डिस्ट्रैक्शंस थे उनको मुझे भूलना होगा। सेकंड इज मकाम ऑफ वरा। इसका मतलब क्या है, फियर ऑफ लॉर्ड। मतलब कि इसमें आपको ये डर लगता है कि अगर मैं यही पाप के रास्ते पे चलता रहा, मैंने खुद को नहीं सुधारा, मैंने सही नहीं किया, तो मुझे कहीं ना कहीं गॉड से दूर कर दिया जाएगा। आफ्टर डेथ मुझे गॉड नहीं मिलेंगे। अपन मानते हैं ना स्वर्ग नर्क, तो वैसे ही वहाँ भी मानते हैं, जहन्नुम बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो अगर आप अच्छे काम नहीं करोगे तो आपको जहन्नुम मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे में आप गॉड से दूर हो जाओगे। तो ये वरा जो है, यहाँ पे आपको फियर रहता है लॉर्ड से। लॉर्ड से मतलब कि लॉर्ड से दूर रहने का फियर आपको होता है। थर्ड इज योर मकाम ऑफ जुहद। मकाम ऑफ जुहद मतलब कि डिटैचमेंट। अब आप क्या करते हो, अब आप वो सारी चीज़ें जो आपकी थी उनसे डिटैच हो जाते हो, पैसा त्याग देते हो, ठीक है, दान कर देते हो सब कुछ। इसके अलावा और जो भी चीज़ें हैं सब कुछ आप त्याग देते हो, डिटैच हो जाते हो। देन मकाम ऑफ फ़क्र। अब सब कुछ त्याग दिया तो क्या हो जाएगा, फ़क्र, फ़कीर बन जाओगे, पोवर्टी। सब कुछ त्याग दिया, पुअर हो गए, गरीब हो गए। अब केवल कुछ नहीं चाहिए, केवल और केवल हमें ईश्वर चाहिए, प्रभु चाहिए, जो भी हमारे गॉड है वो चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। फिफ्थ इज योर मकाम ऑफ सब्र। अब आपको सब्र रखना पड़ेगा।
सब्र मतलब पेशेंस, आपको सब्र रखना पड़ेगा कि चीज़ें जो है वो सही हो जाएंगी, मैं जो चाह रहा हूँ वो मुझे मिल जाएगा। देन मकाम ऑफ तवक्कुल, तवक्कुल मतलब ट्रस्ट या सरेंडर, आप ट्रस्ट करते हो या सरेंडर करते हो आप। यू सरेंडर, इसमें आपको पता है कि मैं जो भी मुझे दुख मिल रहा है, जो भी सॉरोज मिल रहे हैं, वो सब के लिए मैं भगवान को सबमिट कर रहा हूँ कि भाई वही मुझे मेरी नैया पार लगाएंगे, तो आप उनको सबमिट कर देते हो। लास्ट इज योर मकाम ऑफ रिदा, मकाम ऑफ रिदा, इसका मतलब क्या है? सेटिस्फैक्शन, नाउ यू आर सेटिस्फाइड, अब आपको जो भी मिला है आप उससे सेटिस्फाइड हो, आपको इनलाइटनमेंट मिल गया, आपको यहाँ पे आकर के आपका इनलाइटनमेंट मिल गया, आपकी समाधि, मोक्ष, निर्वाण, जो भी बोलना चाहो वो आपको यहाँ मिल चुका है। तो ये आपको सीक्वेंस में याद रखना है, 7 है, ठीक है। इंग्लिश और ये अरबिक वर्ड्स जो है, उर्दू वर्ड्स दोनों याद रखना है। ओके फाइन, ये पूरा आप याद रखें। मैं एक बार दोबारा बताती हूँ। तब तौबा में आपको जो भी आपने नेगेटिविटीज़ की उनको भूलना पड़ेगा, जो भी गलत चीज़ें हैं। वरा में आपको डर लगता है कि भाई अगर मैंने अब भी सही रास्ता नहीं अपनाया तो मुझे जहन्नुम मिलेगा और जहन्नुम में मुझे ईश्वर नहीं मिलेंगे, मैं उनसे दूर हो जाऊंगा। जुहद में अब आप सारी चीज़ों से डिटैच जाते हो। फ़क्र में आप फ़कीर बन गए, सब कुछ त्याग दिया तो गरीब हो गए। सब्र में अब आप पेशेंस रखते हो कि हाँ मेरे साथ अच्छा होगा। तवक्कुल में आपको प्रभु पर ट्रस्ट है, सरेंडर कर दिया कि हाँ मेरी नैया वही पार लगाएंगे, और रिदा में उन्होंने नैया पार लगा दी, अब आप सेटिस्फाइड हो, इनलाइटेंड हो। तो ये आपके 7 स्टेप वो है, 5 स्टेजेस में है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नफ्स बताए थे मैंने आपको, नफ्स, नफ्स के लेवल्स क्या हैं? लेवल्स ऑफ नफ्स, नफ्स को हम क्या बोल सकते हैं? ईगो या फिर सेल्फ, यही हमारी पूरी लाइफ को गवर्न करते हैं। तो इसमें भी आपके 7 ही आते हैं जहाँ तक मुझे याद है, हाँ 7 आते हैं। सबसे पहला इसमें आपका आता है कमांडिंग सेल्फ, कमांडिंग सेल्फ या फिर टायरेनिकल सेल्फ। इसका क्या मतलब है? ये सबसे लोएस्ट लेवल है सेल्फ का। इसमें जो इंसान है वो वासनाओं से लिप्त है, वो नेगेटिविटी की तरफ लिप्त है, चोरी चकारी है ना, और सेक्सुअलिटी, खाना पीना, ये सारी चीज़ों में, इनमें ही वो लिप्त है, ठीक है। तो इसको भी 2 तरीके से डिवाइड किया गया है, एक तो है एनिमल सेल्फ और एक है सैटानिकल सेल्फ। एनिमल सेल्फ चलो फिर भी ठीक है, मतलब बुरे तो दोनों ही हैं, लेकिन सैटानिक सेल्फ जो है वो ज़्यादा बुरा है। एनिमल सेल्फ में क्या होता है? इसमें आप सेंशुअल डिज़ायर्स से, मटीरियल पोजेशन से घिरे रहते हो, ठीक है। यू वांट मनी, हाउस, कार्स, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स, और इसमें आप सही गलत नहीं देखते, क्या सही है क्या गलत है, क्या न्याय है क्या अन्याय है, ये सब नहीं देखते। केवल आपको प्लेजर चाहिए, केवल अपनी संतुष्टि चाहिए। सैटानिक सेल्फ इससे भी लोअर है, इट इज़ द लोएस्ट वन, ये सबसे नीचा है। इसमें क्या होता है? इसमें आपको ये लगता है कि आप उस हद तक चले गए कि आप खुद को ही अल्लाह मानते हो, आप बोलते हो भाई मैं ही तो भगवान हूँ, मेरे ऊपर कौन है, मेरे ऊपर कोई नहीं है। तो सैटानिक सेल्फ में आप बहुत ज़्यादा खुद को ऊपर मानने लगते हो, खुद ही को ईश्वर मानने लग जाते हो। तो दिस इज़ द वर्स्ट। इसके बाद जब आप इस स्टेज से आगे बढ़ते हो तो आप आते हो ब्लेमिंग सेल्फ में। अब आपको लगता है यार मैंने गलत किया, अब तक जो मैंने किया वो गलत किया, अब आपको रिग्रेट होता है, रिग्रेटफुल सेल्फ, अपने किए पे आपको पछतावा होता है, ठीक है। इसमें अब आपको बुरा लगता है, पछतावा होता है। देन थर्ड इज योर इंस्पायर्ड सेल्फ। इंस्पायर्ड सेल्फ में क्या होगा? इंस्पायर्ड सेल्फ में नाउ आपको क्या लगता है कि अभी तक, अच्छा एक बात और मैं बताना भूल गई आपको, हर स्टेज में आप पिछली स्टेज में जा सकते हो। जैसे कि फर्स्ट स्टेज पे तो आप थे, आप गलत कर रहे थे, अब आप सेकंड स्टेज पे आए, खुद को बुरा फील हुआ कि नहीं मैंने अब तक गलत किया, अब तक गलत किया, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि गलत फील करते करते आप वापस से पिछली स्टेज पे चले जाओ, वापस से वासनाओं में लिप्त हो जाओ, देयर इज़ पॉसिबिलिटी, ठीक है। वापस से लिप्त हो जाओगे तो फिर वापस से
दूसरी स्टेज चढ़नी पड़ेगी। तो अब आप इंस्पायर्ड सेल्फ में आ गए, तो इंस्पायर्ड सेल्फ में अब आप क्या है, इसमें अब आपको लगता है कि हाँ मुझे अभी जो है, अब मैं इंस्पायर्ड हूँ कि मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन यहाँ पे भी चांसेस हैं कि आप पिछली स्टेज में फॉल बैक कर जाओगे। ये भी सिक्योर नहीं है, ठीक है, यहाँ पे भी आप सिक्योर नहीं हो, आप में इम्परफेक्शंस हैं, फॉल्ट्स हैं, वीकनेसेस हैं। तो अभी आप सिर्फ इंस्पायर्ड हो कि मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन आप पीछे फॉल बैक कर सकते हो। देन फोर्थ इज योर सिक्योर सेल्फ। अभी सिक्योर है मतलब अब आप फॉल बैक नहीं करोगे। यहाँ अगर आप एक बार आ गए ना फोर्थ पे, तो अब आप फॉल बैक नहीं करोगे। इसको सेरीन सेल्फ भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें अब आप पीछे की तरफ नहीं जाओगे, अब आप अल्लाह के करीब आ चुके हो, इंटीमेसी आ चुकी है अल्लाह की तरफ, आपकी लव आ चुका है, इतना आ चुका है कि अब आप वापस पीछे नहीं जाओगे, ठीक है, सिक्योर्ड है अब ये स्टेज। इसके बाद आप आगे बढ़ते हो तो कंटेंट या फिर प्लीज्ड सेल्फ। इसमें क्या है, इसमें अब आप खुश हो, सेटिस्फाइड हो, जितना भी आपको प्रभु ने दिया है आप उससे सेटिस्फाइड हो, ठीक है। अब आपको आगे ज़्यादा कुछ उम्मीदें नहीं है, ठीक है। अब आप कंटेंट हो, आप खुश हो, सेटिस्फाइड हो। इसके बाद आता है ग्रेटिफाइड या फिर प्लीजिंग सेल्फ। अब देखिए वो प्लीज्ड था, ये प्लीजिंग है। अब आप प्रभु को खुश करना चाहते हो, ठीक है। अब आप क्या चाहते हो, प्रभु को खुश करना चाहते हो, तो आप जो भी चीज़ें हैं वो सारी करोगे, अपना सारा समय उन्हीं को दोगे, ठीक है, उनमें ही घुल मिल के रह जाओगे, और फिर लास्ट में आप कंप्लीट सेल्फ बन जाओगे। कंप्लीट सेल्फ या फिर प्योर सेल्फ जिसे हम कहते हैं, मतलब अब आपको इनलाइटनमेंट जो है वो मिल गया। तो ये आप याद रखें। सबसे पहले क्या होता है, कमांडिंग सेल्फ, टायरेनिकल सेल्फ। इसमें एनिमल सेल्फ में आप केवल सेंशुअल चीज़ों के पीछे हो, प्लेजर के पीछे हो। सैटेनिक सेल्फ में क्या है, इसमें तो आप खुद ही को अल्लाह मानते हो, इतनी ज़्यादा नेगेटिव आप हो। फिर आप आगे अगर इससे ऊपर उठते हो तो आप ब्लेमिंग सेल्फ में आते हो, आपने अब तक जो भी गलत किया उसके लिए आप खुद को कसूरवार ठहराते हो, आपको उसका पछतावा होता है, लेकिन अभी भी चांसेस है कि आप वापस से उस मोह माया के दलदल में फंस जाओ। आगे अगर बढ़ते हो तो इंस्पायर्ड सेल्फ है, आप इंस्पायर्ड हो कि हाँ मुझे आगे प्रभु की तरफ ही जाना है, लेकिन फिर से वापस पीछे जा सकते हो। अगर आगे बढ़ गए सिक्योर या सेरीन सेल्फ में आ गए तो मतलब अब आप सिक्योर्ड हो, अब आप वापस पीछे नहीं जाओगे। कंटेंट या प्लीज्ड सेल्फ में आ गए तो मतलब अब आप सेटिस्फाइड हो, जितना मिला है उससे अब आप खुश हो। ग्रेटिफाइड प्लीजिंग में आप प्रभु को खुश करना चाहते हो, उनके करीब जाना चाहते हो, तो अपना सारा समय उनको दोगे, उनकी आराधना करोगे, और फिर लास्ट में आप कंप्लीट सेल्फ, प्योर सेल्फ जो है वो आप बन जाओगे। ओके फाइन, इतना ही सूफिज्म में अब तक पूछा गया है, इससे ज़्यादा कभी नहीं पूछा, तो इतना सा आप याद कर लें, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इससे ज़्यादा आपको करने की फ़िलहाल आवश्यकता जो है वो नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सूफिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर कुछ इसमें रहता है, कुछ समझ में नहीं आया तो बताइएगा। वैसे मैंने आपको एक क्रैश कोर्स में भी करवाया था, तो एक बार चाहो तो वहाँ से भी देख लेना। और इसके अलावा अगर हम सिलेबस की तरफ नज़र डालें तो आई थिंक हमारा जो सिलेबस है वो पूरा ऑलमोस्ट हो चुका है। इसमें केवल अभी हमारा योगा वाला पोर्शन बचता है, और साइकोलॉजी का डेवलपमेंट इंडिया में कैसे हुआ वो बचता है। तो वो मैं आपको बता देती हूँ, वो केवल टाइमलाइन है, साइकोलॉजी का डेवलपमेंट इंडिया में किस तरीके से हुआ। ओके ओके, साइकोलॉजी डेवलपमेंट इन इंडिया। तो इसमें देखो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, फैक्चुअल बातें हैं जो आपको याद रखनी है। तो 1916 में सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा में, उस वक्त कैलकटा था, यहाँ पे एन सेन गुप्ता, ये जो है इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का किया। सबसे पहला यहाँ पे डिपार्टमेंट जो है यहाँ आया। इसके बाद 1924 मैसूर यूनिवर्सिटी में आया। इसके बाद में आपका, आज मैं ज़्यादा नहीं करवाऊँगी, आई एम हैविंग कोल्ड, मैं सिर्फ ये टाइमलाइन करवा के फ्री कर रही हूँ, ठीक है। 1943 यहाँ पे आपका मद्रास में आया। देन 1946 पटना में आया। 1950 पुणे में आया। यहाँ तक आपको याद रखना है। इसके बाद एक निम्हांस आपने सुना होगा ना, निम्हांस, वो 1955 में आया। बस, अच्छा दोनों बार वही लिख दिया।
1955 में निमहांस इस्टेब्लिश हुआ। बस इतना सा आप लोग याद रखें, ठीक है, फाइन। एक इसमें जर्नल्स पे भी एक टाइमलाइन दी गई है, वो भी मैं आपको करवा देती हूँ। जर्नल्स जो हैं, तो 1923 में इंडियन साइंस कांग्रेस आया। देखो वैसे तो अभी तक नहीं पूछा, पर कोई भरोसा नहीं आगे पूछ ले, तो इसलिए एक बार के लिए पढ़ लेना। 1924 या 25 के आसपास इंडियन साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन आई। 1926 में इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी आया। 1940 में लुम्बिनी पार्क मेंटल हॉस्पिटल इस्टेब्लिश हुआ। लुम्बिनी पार्क मेंटल हॉस्पिटल। 1947 में एक जर्नल थी समीक्षा नाम की, वो आए। और 1956 में आपका यूजीसी इस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। बस इतना सा करें, बहुत ज़्यादा करने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी ज़्यादा ये लोग, इसके अलावा ये लोग ज़्यादा नहीं पूछते आपसे। इंडियन साइकोलॉजी के बारे में आपसे इतना ही पूछते हैं। ओके, हाँ, एक टॉपिक इंडिजनाइजेशन का भी आ जाता है, वो भी चलो मैं आपको लगे हाथ करवा देती हूँ। इंडिजनाइजेशन क्या होता है? देखो क्या होता है, हमारे पास जो साइकोलॉजी आई ना, हमारी खुद की जो ईस्टर्न साइकोलॉजी थी उसमें बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल बातें थी। ठीक है, तो हमने क्या किया, कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न साइकोलॉजी थी उसको यहाँ पे अपने यहाँ पे हम लेकर के आए। तो इंडिजनाइजेशन में क्या होता है कि आप दो तरीके से करते हो, या तो आप अपनी ही चीज़ों को फॉलो करते हो, या फिर आप दूसरों की को भी इंक्लूड कर लेते हो। तो ये दो तरीके से आप इसको समझते हो इंडिजनाइजेशन को। ठीक है, ये मैं आपको या तो चलो बाद में ही समझाती हूँ, थोड़ा सा मुझे अभी रनी नोज हो रहा है, मैं आपको बाद में करवाती हूँ ये वाला टॉपिक। अभी के लिए हमने इतना किया। ये टाइमलाइंस जो है ये भी आप उतारें अपने नोट्स में और इनको याद करें, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना सा कर लें, बहुत है। मद्रास, चलिए, बाकी ऑल द बेस्ट। और इस बार संडे को जो टेस्ट होगा उसमें ये फुल यूनिट 1 का होगा, क्योंकि हमने अब क्या बचता है, केवल योग वाला जो टॉपिक है वो बचता है, वो हम कल फ्री कर देंगे। तो बस आपका थर्सडे तक हो जाएगा, नहीं तो मोस्ट अगर होता है तो फिर फ्राइडे तक तो हो ही जाएगा। सैटरडे का ऑफ है, पढ़ाई करिए, संडे को टेस्ट है। जिसको भी टेस्ट के लिए ज्वाइन करना है मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। ओके, चलिए, बाय बाय, टेक केयर।